जय हिंद। जैसे कि आपको पता है कि 72वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट का निर्धारण हो चुका है, जो कि जुलाई में होने हैं। इसी क्रम में हमने 72वीं बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल का एक सीरीज चलाया है। पहले ये डीएनए के साथ आता था, लेकिन कई विद्यार्थियों ने कहा कि सर आप इसे स्पेशल अलग से वीडियो बना करके स्पेशल प्लेलिस्ट में लाइए ताकि रिवीजन करने में आसान हो। तो हमने अब ये निर्णय ले चुका है कि स्पेशल वीडियो बना करके अलग से प्लेलिस्ट लाएंगे, ताकि मात्र आप कम से कम समय दे करके 8 से 10 घंटा दे करके पूरे बिहार स्पेशल का रिवीजन करके 15 सवाल तक आप सही कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप सफ़र सिविल सर्विस चैनल से ही बिहार स्पेशल के रिवीजन क्यों करें। ये भी वीडियो हम बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। और 71वीं बीपीएससी में कितने सवाल इस कॉपी से आए हैं, जिस कॉपी से हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, ये भी हम आपको बहुत जल्द ही बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए अब हम शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है आधुनिक भारत का। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें। चलिए, आज का टॉपिक है पहला, खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुई सेवर्स की संधि में तुर्की के खलीफा के सभी अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1919 ईस्वी में दिल्ली अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की सभा बुलाई गई दिल्ली में, जिसमें गांधी जी का पूर्ण सहयोग था। अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे भारत में मुस्लिम लीग खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ इस आंदोलन में फरवरी 1919 तक बिहार के पटना, गया, भागलपुर तथा मुंगेर आदि जिलों में आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। 6 अप्रैल 1919 को हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में एक विशाल जुलूस निकाला गया था। इस आंदोलन के नेतृत्व में अली इमाम और शौकत अली तथा हसन इमाम की भूमिका सर्वाधिक रहा। असहयोग आंदोलन और बिहार असहयोग आंदोलन और बिहार 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति कर लेना। आंदोलन के प्रमुख कारण में रहा खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं हंटर समिति। प्रस्ताव था क्या? ब्रिटिशों की मदद नहीं करना है, ब्रिटिश नौकरी की त्याग करना है, विदेशी शिक्षण संस्थानों की त्याग करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी तथा धरणीधर आदि। तो अभी हम देख रहे थे असहयोग आंदोलन। क्या देख लिया था? प्रमुख नेता मौलाना मजहरूल हक ने पटना के दीघा में सदाकत आश्रम की स्थापना की। सदाकत आश्रम में युवाओं को कई प्रशिक्षण दिए जाते थे। सदाकत आश्रम में ही असहयोग आंदोलन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया गया तथा चरखा चलाने का भी प्रशिक्षण दिया गया। दिसंबर 1920 में गांधी जी भागलपुर यात्रा के दौरान लोगों को शराबबंदी के लिए जागरूक किए। शाहबाद तथा डुमरांव के क्षेत्र में गांधी जी ने नशाखोरी तथा नशाबंदी आंदोलन चलाए। इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए बिहार में प्रत्येक घर से एक मुट्ठी चावल जमा कर एकता का प्रमाण देने के लिए मुठिया प्रथा शुरू किया गया। साहित्यकार राहुल संकीर्त्यान ने छपरा में असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाए थे। सदाकत आश्रम की अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी स्थापना
मजरूल हक ने किया। यह बिहार का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र था। सदाकत आश्रम से ही मजरूल हक ने द मदरलैंड पत्रिका का पुनः प्रकाशन प्रारंभ किया। द मदरलैंड पत्रिका के माध्यम से बिहार के लोगों को असहयोग आंदोलन के प्रति जागरूकता फैलाई गई। स्वदेशी शिक्षण संस्थान के रूप में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को किया गया। 6 फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उनके ही भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी के द्वारा किया गया। बिहार विद्यापीठ के कुलपति मजरूल हक को तथा उप कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद को बनाया गया। इस राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पटना में हुआ। आगमन के विरोध में सरला देवी ने विशाल जुलूस की निकाली जिसमें भारी मात्रा में बिहार की महिलाएं शामिल हुई। इस जुलूस के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स को काले झंडे दिखाए गए। इस प्रकार आंदोलन में बिहार के महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। अब हम देखते हैं बिहार में किसान आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन के बाद बिहार में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कई बार किसान आंदोलन किए गए। बिहार में किसानों की निम्नलिखित समस्याएं थी जिसके लिए आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी। तो अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी समस्याएं थी। बिहार में किसानों से कृषि कर का अधिक लिया जाना, मतलब एग्रीकल्चर टैक्स अधिक लिया जाता था। नहर शुल्क के कमी के लिए एवं फसलों को उचित मूल्य न मिलना। कई स्थानों पर किसानों से बेगारी कराया जाता था। तो ये सब दूर कैसे हुआ? तो भारत सरकार एवं गांधी जी ने चंपारण कृषि कमेटी बनाकर इस सभी का समाधान किए। बिहार अफीम उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जाती थी। इन किसानों के साथ अंग्रेजों का दुर्व्यवहार जैसे प्रवृत्ति हुआ करता था। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद बिहार के किसानों को सर्वाधिक जागरूक किए। राहुल सांकृत्यायन साहित्यकार थे। बिहार के छपरा में किसानों को जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम किसान सभा की बात करें तो बिहार में किसानों को स्थिति को सुधारने के लिए इस सभा का गठन किया गया। 1922-23 में किसान सभा का गठन का प्रयास मोहम्मद जुबैर के द्वारा मुंगेर में किया गया। जुबैर ने के नेतृत्व में किसान सभा बुलाई गई थी। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा की औपचारिक स्थापना किया गया। पटना के बिहटा में बुलाए गए किसान सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में गठन हुआ। 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेला, जिसे हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जानते हैं, के उपलक्ष्य में प्रांतीय किसान सभा का व्यवस्थित गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया। इस सभा के सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया एवं 1931 में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में गया में किसान सभा बुलाया गया। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अब हम आगे देखते हैं 1928 में साइमन कमीशन और बिहार। 1928 में साइमन कमीशन और बिहार। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रत्येक 10 वर्षों पर भारत की समस्याओं को जांच कर नया अधिनियम बनाने के निर्णय लिया गया था। इसी उद्देश्य से 1928 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन आया। तो कई बार ये सीधा सवाल पूछ दिया गया है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो कब आया था? 1928 में। सर साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों
वाला आयोग का गठन किया गया तथा इन सदस्यों में कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे। अतः भारतीयों ने इसे गोरों का कमीशन कहा तथा पूरे देश में इसका विरोध किया। साइमन वापिस जाओ के नारे लगे। नारे से पूरा देश गूंज रहा था। पटना में सर अली इमाम के नेतृत्व में 12 दिसंबर 1928 को जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हुई, जिसके कारण छपरा जेल के कैदियों ने हड़ताल कर दिया। अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन और बिहार। गांधी जी के नेतृत्व में सर्वप्रथम दांडी यात्रा का आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चुने गए 78 लोगों के साथ इस यात्रा की शुरुआत की गई। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने 28 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद अपने सहयोगियों के साथ दांडी पहुँचे। 6 अप्रैल 1930 को समुद्री पानी से नमक कानून को तोड़ा गया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इन 78 सहयोगियों में से बिहार के एक मात्र सहयोगी थे, जिनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक कानून को तोड़ा गया। बिहार में सर्वप्रथम चंपारण तथा सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा गया। 16 अप्रैल 1930 को पटना में अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में नमक कानून को तोड़ा गया। पटना के नखास सिंह में लोग भारी संख्या में एकत्रित हुए तथा यहाँ भी नमकीन मिट्टी के माध्यम से ही नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। पटना में नमक कानून तोड़ने से पूर्व पूरे बिहार में नखास पिंड चले जैसे नारे लगाए जा रहे थे। मुंगेर में आंदोलन का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह कर रहे थे। अब हम कुछ प्रमुख स्थान एवं वहाँ के नेतृत्वकर्ता को देखें तो मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह एवं जनकधारी प्रसाद, इसी से रामदयालु नगर भी बसा है। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह, पटना में अंबिका कांत, भागलपुर में दीप नारायण एवं चंपारण में विपिन बिहारी इस आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदार कर के विरोध में चौकीदारी का आंदोलन हुआ। बिहार के स्थानीय लोगों से कर के रूप में पैसे लेकर चौकीदारों को वेतन दिया जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही चंपारण तथा सारण में इसका विरोध आरंभ हो गया। चौकीदारी कर के विरोध में बिहार के पूर्णिया, शाहाबाद तथा पटना आदि जिले में भी किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार में बिहार की महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। पटना में श्रीमती हसन इमाम तथा श्रीमती विंध्यवासिनी देवी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही बिहार से पहली बार महिला क्रांतिकारी नेता को गिरफ्तार किया गया। श्रीमती साधना देवी एवं श्रीमती सरस्वती देवी को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी स्थगित कर दिया गया। अब हम देखते हैं तारापुर गोलीकांड क्या था। 19 फरवरी 1932 को मुंगेर के तारापुर में आंदोलनकारियों के जुलूस तारापुर के थाना भवन पहुंची, जहां आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश झंडे को हटाकर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लहराया। मुंगेर के तत्कालीन कलेक्टर ईओ ली ने गोली चलाने की अनुमति दिया। एसएसपी डब्ल्यू फ्लैश के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें 34 लोग मारे गए थे। घटना तारापुर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग के घटना के बाद भारत में यह दूसरी बड़ी घटना थी। 1922 में बिहार
में श्री नीतीश कुमार तारापुर पहुंचे तथा 15 फरवरी को राज्य में शहीद दिवस मनाने की घोषणा की। तो राज्य में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे 15 फरवरी को। किस मामले में? तारापुर गोलीकांड के मामले में। उन्नीस सौ 32 में गांधी जी के द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया गया, जो 1934 तक चला, लेकिन यह आंदोलन अब उतना प्रभावी नहीं रहा। अप्रैल 1934 में बिहार में भूकंप आया। मुंगेर तथा भागलपुर के क्षेत्र में इससे सर्वाधिक प्रभावित हुआ, जहां 20,000 से भी अधिक लोग भूकंप से ग्रसित हुए। इस दौरान गांधी जी का मुंगेर आगमन हुआ। मुंगेर के लोगों ने ही गांधी जी को सम्मान के तौर पर लाठी प्रदान किया, जिसे मुंगेरी लाठी कहा गया। तो गांधी जी जो लाठी लेकर चलते हैं, वो लाठी किसके द्वारा दिया गया था? उस लाठी का नाम क्या है? तो मुंगेरी लाठी। और दिया कौन था? तो मुंगेर के लोगों ने, मुंगेर बिहार के लोगों ने। चलिए अब हम देखते हैं पृथक बिहार। बंगाल महाप्रांत से बिहार को पृथक करने के लिए पहला प्रयास द बिहार टाइम्स पत्रिका के माध्यम से 1894 में किया गया। द बिहार टाइम्स के संस्थापक महेश नारायण थे। पृथक बिहार बनाने में सर्वाधिक योगदान बिहार के 3 नेताओं का रहा। वो कौन कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। 1906 ईस्वी में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन पटना में किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार के युवाओं को जागरूक किया गया। सरस्वती अकादमी के माध्यम से भी बिहार के युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन तथा पृथक बिहार बनाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्नीस सौ 6 में बाबू ठाकुर दास के द्वारा पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया गया तथा द मास्टरलैंड पत्रिका का प्रकाशन बाबू ठाकुर रामदास के द्वारा ही किया गया था। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के पीएम जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ, जहां इस बात की घोषणा की गई कि बंगाल महाप्रांत से पृथक एक नया राज्य बनाया जाएगा। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को बांटा गया। इसलिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। 1 अप्रैल 1912 को बिहार की स्थापना हुई और 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल से पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किया था। अब हम कुछ मिक्सलिनियस देख लेते हैं। खुदीराम बोस युगांतर नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे। बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेताओं में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी तथा बाबू ठाकुर दास थे। 1916 में देश में होम रूल आंदोलन के संस्थापक एनी बेसेंट थे। होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट का 2 बार बिहार आगमन हुआ। बिहार में होम रूल आंदोलन के नेता मौलाना मजरूल हक था। अब हम देखेंगे बिहार समाजवादी पार्टी। स्थापना 1931। इस पार्टी की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य था: भारत में अंग्रेज मुक्त बनाना, बिहार के युवाओं को अंग्रेजी वस्तुओं तथा संगठनों से दूरी बनाने के लिए प्रेरित करना एवं निस्वार्थ भाव से समाज के लिए आवाज़ उठाना। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में जयप्रकाश नारायण तथा फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया। इस पार्टी से जुड़े अन्य सदस्य थे रामवृक्ष बेनीपुरी, ये बेनीपुर मुजफ्फरपुर के थे, एवं रामानंद मिश्र आदि थे। 1934 में
अंजुमन इस्लामिया हॉल में पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। नए पार्टी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के रूप में बना। जयप्रकाश नारायण, यदुनंदन शर्मा, श्री नरेंद्र देव तथा अब्दुल बारी आदि लोगों के नेतृत्व में ये गठन हुआ। इस गठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारधाराओं को एवं किसान मजदूर लोगों को संगठित करने में रहा। बिहार विधान चुनाव 1937 को देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। भारत शासन अधिनियम 1935 के तर्ज पर देश के सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव का निर्णय लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कब? 1937 में। 1935 में इस अधिनियम के तर्ज पर बिहार विधानसभा का पहला आम चुनाव हुआ। विधानसभा में के इस चुनाव में कुल 152 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। 152 में से 107 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जिसमें 58 सीटों पर विजय हासिल किया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन गवर्नर एमजी हैलेट के द्वारा सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण भेजा गया। कांग्रेस पार्टी के नेता श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कृष्ण सिंह विधानसभा में सरकार बनाने को लेकर किसी वैधानिक तौर तरीकों से राज्यपाल का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। हेलो, गेट किसको बंद कीजिए ना। एमजी हैलेट ने बिहार की दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1937 को बिहार में पहली बार अंतिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इस प्रकार बिहार के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने। इस समय मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के घोषणा के अनुसार विधानसभा में सरकार बनाने में राज्यपाल का हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया गया। श्री कृष्ण सिंह अंतिम मंत्रिमंडल का विरोध कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी पुनः बहुमत साबित कर 20 जुलाई 1935 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया। इस प्रकार बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रामदयालु सिंह बनाए गए, जबकि उपाध्यक्ष अब्दुल बारी को बनाया गया। तो पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह एवं उपाध्यक्ष अब्दुल बारी। चलिए आगे अब है व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार। दूसरा विश्व युद्ध के आरंभ में ही वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने का घोषणा कर दिया। सभी भारतीय वरिष्ठ नेता एवं भारत के आम जनता इसके विरोध में आ गए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की योजना बनाई गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिना किसी सामूहिक नेतृत्व के अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह करना क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह कहलाएगा। देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे हुए और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह तथा दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। देश में विनोबा भावे, बिहार में पहला श्री कृष्ण सिंह, दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह। बस अब थोड़े ही समय के लिए बस थोड़ा ही अब आगे बचा हुआ है। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य की बात करें तो 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार में का भ्रमण किया तथा बिहार में मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1938 ईस्वी में अब्दुल अंसारी ने मोमिन कांग्रेस का गठन किया तथा बिहार में प्रचार प्रसार स्वयं अब्दुल अंसारी ने किया। 1938 में
आदिवासी महासभा की स्थापना किया गया जिसमें अध्यक्ष थियोडोर सोरेन थे। इस महासभा के माध्यम से बिहार में झारखंड सहित आदिवासियों को जागरूक करने का कार्य किया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को पटना में हुआ जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना था। 1937-38 ईस्वी में बिहार में बर्खास्त आंदोलन हुआ जिसके नेतृत्वकर्ता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अब हम देखते हैं होम रूल लीग एवं बिहार। बिहार में होम रूल लीग के आंदोलन की शुरुआत 19 दिसंबर 1916 को पटना के बांकीपुर में एक सभा के साथ हुआ जिसके नेता मौलाना मजरूल हक जबकि उपाध्यक्ष खान बहादुर जफर खान हुसैन और राय बहादुर पुरेंद्र नारायण सिंह थे। एनी बेसेंट ने 1918 में बिहार के दौरा से यह आंदोलन पूरे बिहार में फैला जिसमें स्थानीय लोगों में राष्ट्र और स्वशासन की भावना जगी। तो ये क्वेश्चन 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि कांग्रेस के किस नेता से दौड़ने अति बिहार आगमन से होम रूल लीग को और मजबूती मिला। मुजफ्फरपुर में बाबू जनकधारी प्रसाद ने होम रूल लीग को सक्रिय किया। यह आंदोलन शिक्षित लोगों के बीच लोकप्रिय था और इससे कांग्रेस के गर्मपंथियों को एक साथ लाने में मदद किया। कांग्रेस के नरमपंथी एवं गर्मपंथी को। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। दूसरे विश्व युद्ध के आरंभ में भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को ब्रिटिश सेना में शामिल होने का घोषणा कर दिया। भारत के सभी वरिष्ठ नेता ने इसका विरोध किया। 1942 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया। कांग्रेस तथा भारत के सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीयों को भारत में स्वतंत्र जैसी स्थितियों बनाने के लिए कहा गया जबकि अंग्रेज इस माध्यम से भारतीयों का केवल लालच देने का कार्य कर रही थी। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने देश के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन का आह्वान किए। बिहार के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी सहमति जारी की। 9 अगस्त 1942 को देश में भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ होते ही देश के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 अगस्त को ही गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार से गिरफ्तार नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सदाकत आश्रम से गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया। अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया एवं जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 13 वर्ष का लड़का ध्रुव कुमार कटिहार के थाने में तिरंगा फहरा दिया। वहां के तत्कालीन दरोगा के द्वारा गोलियां चलाई गई जिसमें ध्रुव कुमार के अन्य सहयोगियों के साथ शहीद हो गए। बाद में ध्रुव दल का गठन किया गया जिसके माध्यम से कटिहार के लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया गया। बस अब 2 से 4 मिनट की और बचा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के समाचार पत्र सर्च लाइट के माध्यम से यहाँ के लोगों को अंग्रेजों के बर्बरती के विषय में तथा आंदोलन में शामिल होने के लिए जागरूकता फैलाई गई। 10 अगस्त 1942 को श्री कृष्ण सिंह को अपने गांव मोरे से पटना आने के क्रम में गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1942 को पटना के क्षेत्र में जुलूस निकाला गया। पटना सचिवालय जाकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। पटना के तत्कालीन कलेक्टर WG आर्चर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया।
11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में गोलियां चलाई गई, जिसमें तिरंगा की हिफाजत करते हुए 7 छात्र शहीद हो गए, जिसे हम आज भी 7 शहीद के नाम से याद करते हैं। इस 7 शहीद में हैं उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी एवं जगपति कुमार। बारह अगस्त 1942 को पूरा पटना में हड़ताल हुआ। यहाँ बिहारी छात्र तथा स्थानीय लोगों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण दिवाली के दिन अपने सहयोगी के साथ हजारीबाग जेल से फरार हो गए। जयप्रकाश नारायण के अन्य सहयोगी में थे रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल और गुलाबी सोनार और सोलीग्राम सिंह। जयप्रकाश नारायण जेल से आने के बाद आज़ाद दास्ता का गठन किए। आज़ाद दास्ता क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के युवाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध आंदोलन में भाग लेने के लिए तथा प्रशिक्षित करने के लिए इस संगठन की स्थापना किया गया था, आज़ाद दास्ता नामक संगठन के। आज़ाद दास्ता के गठन किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण ने। नेपाल के राजबिहारी जंगल में युवाओं को अग्निशास्त्र चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। इस संगठन के निर्देशक नित्यानंद सिंह थे। चलिए अब हम अंतिम के तरफ बढ़ रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी ट्रेनों पर कब्जा किया गया तथा इसका नाम बदलकर स्वराज ट्रेन कर दिया गया। पटना जिले के विक्रम थाना क्षेत्र में अगस्त 1942 को स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह, जो गोराखड़ी के थे, तो रघुनाथ सिंह गोराखड़ी थाने पर तिरंगा फहराने के प्रयास में शहीद हुए। ये आपको 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अब 2 पेज और बचे हैं। स्वतंत्रता संघर्ष में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका को देखें तो बिहार में मीडिया का आरंभ हुआ 1872 में। बिहार का पहला समाचार पत्र बिहार बंधु का प्रकाशन 1872 में केशव राम भट्टा के द्वारा किया गया। कौन था? बिहार बंधु। ये भी 71वीं बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बिहार के युवाओं को अंग्रेजी नीति के बारे में जागरूक किया जाता था तथा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता था। 1875 ईस्वी में द बिहार हेराल्ड बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया। 1890 ईस्वी में सर्वहितैषी बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। 1894 ईस्वी में द बिहार टाइम्स का प्रकाशन महेश नारायण तथा अन्य सहयोगियों के द्वारा किया गया। 1912 में द बिहार टाइम्स तथा बिहारी न्यूज को मिलाकर द बिहारी कर दिया गया। 1918 ईस्वी में सर्च लाइट का प्रकाशन सैयद अली तथा मुरली मनोहर प्रसाद के द्वारा किया गया। सर्च लाइट का सर्वाधिक योगदान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तथा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था। 1906 ईस्वी में बाबू ठाकुर दास के द्वारा द मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन किया गया। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड का पुनः प्रकाशन मौलाना मजहरूल हक के द्वारा किया गया। नूरुल अनवर बिहार राज्य में प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू समाचार पत्र था। हुंकार का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों को जागरूक करने के लिए किया और 1924 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस के द्वारा द पटना टाइम्स का प्रकाशन किया गया। 1931 ईस्वी में दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह के द्वारा द इंडियन नेशन को स्थापित किया गया और बंदी कैदी का प्रकाशन हजारीबाग जेल से किया गया।
इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के साथ अब बिहार की आधुनिक इतिहास समाप्त होता है और बिहार में जो भी एग्ज़ाम्स होता है या होने वाला है जिसमें बिहार विशेष से प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ पे बिहार के आधुनिक इतिहास का वेटेज काफ़ी बढ़ जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। फिर हम आगे बिहार की ज्योग्राफी प्रारंभ करेंगे, जिसे 7 वीडियो में डिवाइड करके बनाएंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगला टॉपिक ज्योग्राफी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।